डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमिन करने के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब एक्चुअल में होती क्या है, मैकेनिज्म से क्या मतलब है किसी रिएक्शन की। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में मैकेनिज्म डिपिक्ट्स द एक्चुअल प्रोसेस बाय व्हिच द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब हमें क्या बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो मैकेनिज्म हमें ये बताती है कि एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या, किस प्रोसेस के थ्रू हमारी रिएक्शन जो है वो हुई है। तो वहां पर क्या प्रोसेस हुआ है, बस वो हमें मैकेनिज्म बताती है। तो इट इंडिकेट्स विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ये हमें ये बताती है कि कौन से बॉन्ड्स टूटे हैं, इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में टूटे हैं, पहले कौन सा टूटा है, बाद में कौन सा टूटा है, द स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टेप्स वहां इन्वॉल्व हुए हैं, एंड द रिलेटिव रेट ऑफ ईच स्टेप, और हर स्टेप का रिलेटिव रेट क्या है। ठीक है। द पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स and the energy of the system at every point in the process need to be specified in a mechanism। और किसी mechanism में हमें सारे एटम्स की पोजीशन, सिस्टम की एनर्जी, हर पॉइंट पर वो हमें स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है। व्हेन अ न्यू रिएक्शन इज डिस्कवर्ड, जब भी कोई एक नई रिएक्शन डिस्कवर होती है, मोर देन वन मैकेनिज्म्स आर प्रपोज्ड, तो एक से ज्यादा मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज की जाती है। एंड बेस्ट मैकेनिज्म इज द वन विच फिट्स ऑल द एविडेंस सॉट, और सबसे अच्छी मैकेनिज्म वो मानी जाती है जितने भी उसके लिए एविडेंस दिए, यानी प्रमाण जितने दिए गए हैं वो सब उस पर, उनके लिए वो फिट बैठे। तो ठीक है। तो एक रिएक्शन जब भी कभी होगी, तो मैं आपको ये पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये रिएक्शंस जो होती है वो पहले होती है और मैकेनिज्म बाद में आती है। ठीक है। मैकेनिज्म हम अपने आप से निकालते हैं उसकी कि कैसे हुआ होगा प्रोसेस, वो पाथवे क्या है, किस पाथवे से जो है वो रिएक्शन हुई है। तो वो हमें जो पता लगाना है, बस उसी को हम मैकेनिज्म बोल देते हैं, जिसको हम फिर वो एरो बना के दिखाते हैं कि भाई इस एटम ने यहाँ पर अटैक किया होगा, या ये बॉन्ड टूटा हुआ होगा, ये पहले टूटा हुआ होगा, कौन से स्टेप्स, ये सब कुछ हमें मैकेनिज्म में मालूम पड़ता है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट हम ले लेते हैं, रिएक्टेंट के बाद उसमें कुछ रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन होगी तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे, इंटरमीडिएट्स के बाद फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो प्रोडक्ट कैसे बना है उस रिएक्टेंट से, उसका पता लगाना। तो वो जो वही मेथड्स हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं कि कौन सी मतलब मैकेनिज्म हम डिटरमिन कैसे करेंगे कि भाई ये किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पता लगाने का हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, और कौन कौन से हैं तो उसमें हम वन बाय वन यूज करेंगे। और बेटा ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे कुल मिलाकर जो मेथड्स हैं वो करीब 5 हैं, जिसमें से दो मेथड्स मैं आज डिस्कस करूंगी, बाकी के तीन मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो ये बहुत लंबा एक क्वेश्चन, और ये काफी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बीएससी लेवल के हिसाब से भी और एमएससी लेवल के हिसाब से भी। तो ये क्वेश्चन जो आता है काफी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप से भी आ सकता है, और एकदम शॉर्ट क्वेश्चन करके भी वो दे सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेथड का ही वो आपसे पता, मतलब वो आपसे क्वेश्चन करके पूछ ले कि भाई ये मेथड आप जो है डिस्क्राइब करो। तो मैंने तो पूरा मेथड सारे समझा ही दिए, आगे जाके भी मतलब समझाऊंगी। बस अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा लगेगा तो आप अपने आप से उसको शॉर्ट करेंगे, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा मैं बता भी दूंगी। तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी हमारी रिएक्शन, रिएक्टेंट्स लिए हमने, रिएक्टेंट्स ने कुछ इंटरमीडिएट्स बनाए और उसके बाद सीधा प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, और वो करना ही पड़ता है, हमारा पहला काम ही ये है कि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये भी एक तरीका है रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगाने का कि भाई ये प्रोडक्ट आखिर इन रिएक्टेंट से बना कैसे। तो हम क्या करते हैं, जो पहला मेथड हम इसमें यूज कर रहे हैं वो है कि जो जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि ये क्या बना है। ठीक है। तो द मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन शुड टेल अस अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो कोई भी मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन की कोई भी मैकेनिज्म हमें ये बता देती है कि कौन मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, एंड द अमाउंट ऑल्सो, और उनका अमाउंट बताती है। अमाउंट से मतलब फिर कितनी परसेंटेज बनी है। तो उसी बेसिस पर हम ये बता देते हैं कि ये हमारा मेजर है और ये हमारा माइनर है। ठीक है। Even it should account for the formation of any side product, though it is formed in very small amount।
और कई बार कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी होता है, कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं जो हमारे मेन प्रोडक्ट नहीं होते हैं, उनके अलावा कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमें उन साइड प्रोडक्ट के बारे में बताती है, भले ही वो साइड प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में ही क्यों ना बने हो, लेकिन मैकेनिज्म से हम उन साइड प्रोडक्ट का भी पता लगा सकते हैं। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इन एनी मैकेनिस्टिक स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो सबसे स्टार्टिंग, वही मैंने आपको बताया कि कोई भी मैकेनिज्म अगर हमें पता लगानी है तो सबसे आसान तरीका उसका यही है कि प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के फिर बहुत तरीके हैं। उन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हम स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं, टू स्टैब्लिश देयर स्ट्रक्चर बाय केमिकल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक और केमिकली हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि रिएक्शन हमारी हो गई, हमने रिएक्शन करा दी, तो जो प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ली, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 लिए हुए हैं, तो ये मैं पहला एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में आए तो आप तीनों ही एग्जाम्पल डिस्कस करो। आपके पास अगर टाइम है तो आप तीनों दो, नहीं तो आप एक सिंगल एग्जाम्पल से भी वहां पर समझा सकते हैं, ठीक है। तो द एडिशन ऑफ HCl टू 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन by Markovnikov rule is expected to give 2-chloro 3,3 dimethyl butane but it actually gives 2-chloro 2,3 dimethyl butane as major product with minor former product। तो देखो इससे क्या, इसमें क्या लिखा है पहले तो हम यही देख ले रहे हैं। हमने क्या करा, एक रिएक्शन कराई, एक बार मैं जरा पेन चेंज करती हूँ। हमने एक रिएक्शन कराई किसकी, हमारे पास हमने हमारा रिएक्टेंट था ये 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। हमने इसमें HCl की रिएक्शन करा दी, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दी। अब देखो HCl के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पर ही रिएक्शन होगी सिर्फ। ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि हम ऊपर भी लिख चुके हैं द एडिशन ऑफ HCl। तो HCl अगर इसमें ऐड होगा तो किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन अगर हमारा है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये HCl को अगर इसमें ऐड होना है तो भाई ऐड कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। एक जो H है वो यहाँ ऐड हो जाएगा और एक Cl यहाँ ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो HCl हमने ऐड करना है इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही ऐड करना होता है, तो एक साइड H आ जाएगा और एक साइड Cl आ जाएगा, ठीक। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था, ये वाला, ठीक है, जिसको हमने यहाँ माइनर लिख दिया। एक्चुअल में ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यही हमारा मेजर बनना चाहिए था, लेकिन ये माइनर बन के आया। और मेजर हमारा क्या बन के आया, मेजर बन के आया ये वाला प्रोडक्ट। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई ये मेजर बनना था लेकिन ये माइनर क्यों बना। इसका जो हम रीजन पता लगाएंगे तो वो हमें मैकेनिज्म इसकी रीजन हमें बताती है। तो वो मैकेनिज्म हम खुद से देते हैं कि भाई किस तरीके से क्या हुआ होगा आखिर। तो जो स्टार्टिंग में जो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता था कि अगर हम कोई रिएजेंट ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और उसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट दोनों अलग अलग है। जैसे यहाँ पे रिएजेंट हमारा HCl है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है H प्लस और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है Cl माइनस, ठीक है। तो ये बोलता था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल था वो कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है यानी यहाँ पर Cl माइनस, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाकर अटैच्ड होगा जिससे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर वो कार्बन हमें ढूंढना है जिससे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ इस वाले कार्बन से हम देखें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास हमारे पास दो हाइड्रोजन है। तो ये हमारी वो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली कार्बन हुई। तो यानी अब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में HCl जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला CH मैंने लिखा है यहाँ पर Cl आ जाएगा और ये जो CH2 लिखा है ये CH3 हो जाएगा क्योंकि इससे एक H जुड़ जाएगा, या मैं इसको खाली CH2 लिख के यहाँ पर एक H जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ इसमें दिखा भी रखा है, देखो ये जो हमारा लास्ट में बना, सिर्फ यहीं पर तो रिएक्शन होनी है डबल बॉन्डेड वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट से क्योंकि इससे हाइड्रोजन हमारी कम जुड़ी हुई थी तो इससे Cl जुड़ गया, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया उस कार्बन से जिससे हमारी कम हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी और H हमारा इस वाले CH2 से जुड़ गया इसलिए ये CH3 हो गया। एक्चुअल में हमारा ये मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए था 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, लेकिन हमारा मेजर प्रोडक्ट बना 2-chloro-2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कुछ अंदर रीअरेंजमेंट हुआ होगा, तभी ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट बना। तो वही हम इसमें देखेंगे कि आखिर अंदर जाकर ऐसा हुआ क्या। तो देखो सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट हुई
रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई सबसे पहले, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबसे पहले अटैक करता है हमारे रिएजेंट का। इलेक्ट्रोफाइल ये हमारा हमारा था HCl, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा H+, ठीक है। अब वो कैसे अटैक कर रहा है उसके लिए हम क्या दिखाते थे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के तहत क्या दिखाएंगे, हम डबल बॉन्ड जो है वो किसी एक कार्बन पर हम शिफ्ट कर देंगे, हम दोनों कार्बन पर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये डबल बॉन्ड इसी वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा। देखो मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ होगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगी इसको कि क्यों ये एरो हमने ऐसे ही घुमाया, ठीक। तो जब हम इस पर ये एरो घुमाएंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि अब ये एरो घुमाने का मतलब होता है ये डबल बॉन्ड जो है हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया इस वाले CH2 पर, ठीक है। और जब ये यानी हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो जब इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एरो घूमने का मतलब, और देखो बेटा कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये जो एरो हम कर्व, मैंने ना एक वीडियो डाली हुई है कर्व्ड एरो नोटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कर्व्ड एरो नोटेशन नाम से मैंने एक वीडियो डाली है, तो सबसे पहले बेटा कोई भी मैकेनिज्म समझने से पहले सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एरो कैसे घुमाना है, इस एरो का मतलब क्या है घुमाने का, ये हमारा जो एरो होता है ना, जो हम ऐसे कर देते हैं इसको हम बोल देते हैं कर्व्ड एरो, ठीक है। इसमें कर्व है ना, तो ये कर्व्ड एरो समझ लेंगे ना आप, तो आपको मैकेनिज्म समझने में बहुत इजी रहेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर अगर जो भी स्पीशीज है, अगर हमने ये एरो दिखा दिया है इस तरह से, तो यहाँ पर इस वाली स्पीशीज पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर ये एरो हम दिखा देंगे, यानी जो इसकी ये वाला पोर्शन हमारा एरो का टेल कहलाता है और ये हमारा इसका हेड कहलाता है। हेड जहां पर जाता है हमेशा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उस पर, और टेल जहां पर होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैंने एरो को ये इस तरह से घुमा रखा है, तो इस वाले कार्बन पर इसीलिए मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखा दिया है और ये इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो ये H+ को जुड़ना है, H+ कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये H+ जो है इस वाले CH2 जो नेगेटिव चार्ज है इससे जाकर जुड़ जाएगा, तो ये H+ जुड़ गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारा ये चार्ज जो है खत्म हो जाएगा, सिर्फ इस वाले CH पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, वही हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो देखो जब इस वाले CH2 से ये H हम जोड़ दे रहे हैं तो CH3 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको CH3 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन दो और कार्बन से अटैच्ड है, तो देखो वो दो कार्बन से तो अटैच्ड है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन हमारा इधर की साइड है, तो दो कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया, ठीक। फिर हम फर्दर रिएक्शन क्या कराएंगे, अब हमारा Cl- बचा, तो Cl- है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो ये कहां पर अटैक करेगा, ये करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक, तो बस इससे जाकर जुड़ गया और हमारा ये प्रोडक्ट जो है बन के आ गया 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बनना तो ये चाहिए था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिखा है ये माइनर है, तो ये माइनर क्यों बना, मेजर क्यों नहीं बना, ये तो उसके लिए हम देखेंगे कहीं ना कहीं कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर हुआ है। तो जब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन को जब भी कभी कार्बोकेटायन बनेगा, तो आप वहां पर एक रीअरेंजमेंट जरूर कराकर देखेंगे। रीअरेंजमेंट से मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है और अगर हम किसी तरीके से उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज कर सके तो जरूर करना चाहिए, और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज करना ही हमारा रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो जरूर कहीं ना कहीं इसमें एक रीअरेंजमेंट हुआ होगा, जिसके थ्रू हमने इस लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज करवाया, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हुआ होगा एक्चुअल में, तो जिसको हमने मैकेनिज्म के थ्रू बता दिया है, ठीक। अब तो इसको हम चेंज कैसे करा सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दिखा रखा है मिथाइल शिफ्ट, देखो कैसे चेंज हो सकता है। देखो अगर ये लेस स्टेबल है, अब आप नीचे देखो, नीचे क्या बना हुआ है, टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यानी हम सेकेंडरी को टर्शरी में चेंज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं उसको चेंज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ बना हुआ है किसी तरीके से इस वाले कार्बन पर आ जाए, और वो कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है बेटा, अगर हम ये मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, मिथाइल शिफ्ट का मतलब है ये हम ऐसे ले जाएं और इस वाले कार्बन पर जोड़ दें, इसको दिखाने का तरीका होता है इस तरीके से, यानी CH3 नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, ठीक है। तो इसको और एक तरीके से मैं दिखा सकती हूँ, देखो इसको, अगर ये तो यहाँ पर दिखा रखा है, इसको मैं ऐसे तोड़ू, देखो ये बॉन्ड अगर मैं ऐसे तोड़ दूं,
ठीक है, ये एकदम से हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो देखो CH3 पर जाएगा, फिर से मैंने बताया था अभी आपको कि जहां पर हेड जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और जो टेल है वो तो यहीं रह गई है, तो ये कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट गया और हमारे पास बचा है CH3 नेगेटिव, ये CH3 नेगेटिव और ये CH पॉजिटिव दोनों आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है, तो यही यहाँ दिखा रखा है, इस CH से ये CH3 जो है हमने जोड़ के दिखा दिया। तो यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला CH3 ले रखा है, तो आप कोई भी CH3 ले सकते हैं क्योंकि दोनों तीनों CH3 एक जैसे हैं। मैंने तो नीचे वाले को करके दिखाया था, अगर मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो मैं एरो कैसे घुमाऊंगी वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे घूमेगा ये एरो, इस तरह से घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमा। तो अब क्या होगा, और आप इसको पूरा दिखा सकते हैं, तो ये तो मैंने आपको तोड़ के दिखाया कि इस तरीके से हुआ है। एक्चुअल में जब आप इसमें एरो दिखाएंगे, देखो वो भी देख लो वो कैसे दिखाना है आपको। आपने सिर्फ इतना करना है, ये ऐसे घुमा देना है और इसको इसके ऊपर ला देना है, ये इसका मतलब बॉन्ड के साथ जा रहा है, बॉन्ड के साथ जाने का मतलब ही है ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर ही आ गए हैं, तो इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया और नीचे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहा और जो ये वाला CH3 था जो मूव कर रहा है वो इस वाले CH से अटैच्ड हो गया, वो हमने यहाँ दिखा दिया। तो देखो अब क्या हो गया, अब हमारा कार्बोकेटायन फिर से बना है लेकिन ये टर्शरी बना है। टर्शरी से मतलब जिस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर ही तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तीन कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है अटैच्ड। क्या हम ये बॉन्ड देख लेंगे, इस कार्बन के तीन बॉन्ड होने चाहिए जिस पर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया है जिस कार्बन पर, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपल सा, तो ऐसा एक्चुअल में हुआ होगा, हमने नहीं किया है, हमने तो सिर्फ बता दिया कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, और ये लेस स्टेबल था इसलिए ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बना। अब क्या होगा, अब सिर्फ सिंपल सा Cl माइनस को इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ना है, तो ये हमने यहाँ पर जोड़ के दिखा दिया, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन के आया और ये हमारा माइनर। तो कहीं ना कहीं कोई रीअरेंजमेंट हुआ, और ये हमें कैसे पता लग पाया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, हमने प्रोडक्ट देखा कि भाई ये वाला हमारा मेजर बन रहा है जबकि बनना हमारा ये वाला मेजर चाहिए था लेकिन ये नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं कोई रीअरेंजमेंट हुआ है। बस वो रीअरेंजमेंट हमने जो करके दिखा दिया उसी को हम मैकेनिज्म बता दें, उसी से हमारी मैकेनिज्म भी क्लियर हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट किया, तो उसमें मेरा ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या ले रखा है, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन, ये हमने यहाँ पर टॉलुइन बना रखी है, इसका हमने क्लोरीनेशन कराया, ठीक है, यानी क्लोरीन के साथ हम इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं। एक बार मैं पेन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स बेंजाइल क्लोराइड, अब हमने कराया तो क्लोरीन, टॉलुइन का क्लोरीनेशन, तो एक बार तो हमने सनलाइट में करा दिया और एक बार हमने एब्सेंस ऑफ लाइट में कराया, यानी लाइट की अनुपस्थिति में करा दिया। तो हमने ये पाया कि सनलाइट की प्रेजेंस में तो बना बेंजाइल क्लोराइड और लाइट की एब्सेंस में बना हमारा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, ठीक है, जबकि दोनों में हमारा रिएक्ट जो भी हमने रिएजेंट लिया था वो तो क्लोरीन ही लिया था। इससे हमें ये मालूम पड़ पाया, ये प्रोडक्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक बार हमें बेंजाइल क्लोराइड मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट हमें मिल रहा है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। तो इससे हमें ये चीज मालूम पड़ी कि जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसका मतलब यहाँ जो हम मैकेनिज्म यूज करेंगे वो होगी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जब ये एब्सेंस ऑफ लाइट हुई है तो इसका मतलब यहां पर हुई है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इसी मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट बन सकता है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ही ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहां से हमें मैकेनिज्म जो है हमारे दिमाग में क्लियर होती है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं कि आखिर कैसे बना है। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, Cl और जो Cl का बॉन्ड है उसमें होता है होमोलिटिक फिशन, यानी ये इस तरह से टूटता है, ठीक। और जब होगा तो ये बॉन्ड टूटने का क्या मतलब है, हाफ एरो बनाने का मतलब होता है ये इस तरह से टूटेगा और ये मतलब दोनों के दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर रिएक्शन देखो कितने पोर्शन में, बेंजीन में रिंग में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ CH3 में ही तो चेंज आया है, यहाँ CH3 का CH2Cl हो गया है। तो देखो क्या चेंज आया, तो मैं CH3 का दिखाती हूँ आपको। हमने CH3 को ऐसे दिखा रखा है, ये C, ये H, ठीक है, और ये H और ये H, मैंने CH3 को ऐसे खोल के लिख दिया और यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग है बनी हुई, ठीक है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड टूटा हुआ होगा वो भी होमोलिटिक फिशन से टूटेगा, यानी वो कुछ इस तरह से टूटा। तो जब वो इस तरह से टूटेगा तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल बन के आएगा वो क्या बन के आया, ये तो हमारी बेंजीन रिंग है ही, ऊपर हमारे पास क्या है, ये सी है और ये दोनों एच तो एज इट इज रह गए, CH2 हो गया। और जब हमने ये वाला एरो ऐसे घुमा दिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब इस पर एक फ्री रेडिकल और यहाँ से जो एक H निकला है उस पर भी एक फ्री रेडिकल, यानी दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो होमोलिटिक फिशन हम उसमें दिखा रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से टूटा। ठीक है, कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, अब फिर फर्दर रिएक्शन क्या हुई होगी, क्योंकि हमने क्लोरीन क्लोरीन को पहले ही तोड़ के दिखा दिया है, तो ये जो Cl डॉट है, एक Cl डॉट तो इस CH2 डॉट से मिल जाएगा। तो देखो अब ये CH2 डॉट है और यहाँ पर एक Cl डॉट है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये CH2Cl हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया कि ये CH2Cl बना, और ये एक H डॉट है और अभी हमारे पास एक Cl डॉट और बचा हुआ है, तो वो Cl डॉट भी हम यहाँ दिखा सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, तो दोनों HCl बना लेंगे। तो इस तरह से ये बेंजाइल क्लोराइड जब बना, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा सकते हैं, किसी भी कंडीशन में ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये Cl2 जब एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ लाइट में जो ये बॉन्ड टूटा होगा बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड में हेट्रोलिटिक फिशन हुआ है। हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम किसी एक क्लोरीन पर शिफ्ट कर देंगे। तो फिर से एरो देखो यहाँ पर घूमा है, तो ये बॉन्ड तो हम हटा देंगे। जब बॉन्ड से एरो घूमता है तो इसका मतलब वो बॉन्ड फिर टूट जाएगा। ठीक है, जहां पर एरो गया वहां पर नेगेटिव चार्ज, जिससे जिससे हमने टेल हमने यहाँ दिखा रखी, यानी इस वाले एटम के लिए अब हम पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा और दूसरा हमें न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। और बेंजीन रिंग पर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, तो वो ही हमें यहाँ पर दिखानी है। अब यहाँ पर CH3 वाले पोर्शन पर कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ देखें CH3 यहाँ पर भी एज इट इज है और CH3 यहाँ पर भी एज इट इज है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर एक H है ऑलरेडी। ठीक है, सारे बेंजीन रिंग पर एक H तो होता ही है, तो बस ये वाला H यहाँ से हटा है और उसकी जगह यहाँ पर Cl ने ले ली है, और यहाँ से भी ये H हटा है, उसकी जगह इस वाले Cl ने ले ली है। तो एक H की जगह एक Cl आ गया, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, वो कैसे हुआ है वो हम अभी देख ले रहे हैं। देखो अब हुआ क्या होगा, मैं अगर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बॉन्ड जो है, देखो ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं ना CH3 नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको यही दिखा रही हूँ, बेंजीन रिंग का बस बता दे रही हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला बॉन्ड है, बस ये बॉन्ड हमने इस तरह से शिफ्ट करा दिया। आप कैसे भी शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन हमने ये ऐसे शिफ्ट करा दिया, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब क्या हो जाएगी सिचुएशन, देखो अब ये सिचुएशन हो जाएगी कि हम क्या करेंगे, ये ऐसे दिखा है, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एरो आया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इससे हमारा CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहां से जो ये Cl प्लस है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो Cl प्लस है यही तो अटैक कर पाएगा, क्योंकि Cl नेगेटिव तो अटैक अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये Cl जो है इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक H हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमारे पास सिचुएशन होगी कुछ ऐसी, ये ऐसा, यहाँ पर CH3 है ही, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, और एक H तो हमारे पास ऑलरेडी था, Cl और जुड़ जाएगा यहाँ पर आकर। तो जब ये Cl यहाँ पर आकर जुड़ेगा, फिर फाइनली ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना, इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड जो है अंदर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H प्लस जो है वो निकल जाएगा, तो वो जो H प्लस निकलेगा वो H प्लस और ये Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और HCl बना लेंगे। ठीक है, और ये बॉन्ड जब अंदर जाएगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये निकल के आएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये यहाँ, और ये हो गया Cl और यहाँ पे है CH3। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन सकती है और फिर पैराक्लोरोपो भी आप समझा सकते हैं, जैसे मैंने ये वाले H का एग्जाम्पल लेके समझाया है, फिर आप इस वाले H से भी समझ सकते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हुई इन एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमें कैसे मालूम पड़ पाया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसकी मैकेनिज्म बता सकते हैं कि एक में फ्री रेडिकल हुई है और दूसरे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये हुआ है। अब थर्ड एग्जांपल हमने ले रखा है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जैसे अभी मैंने आपको CH3 का एग्जाम्पल बताया था, वही हमारा अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, H न्यू ले लिया, तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है, और थोड़ी सी ना हमारे पास ईथेन भी बन जाती है, ये जो हमने यहाँ दिखा रखा है। तो ये थोड़ी सी जो ईथेन बन रही है,
इसी की हेल्प से हम ये बता पाए हैं कि हमारा जो ये जो रिएक्शन हुई है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अरे बाप रे, मैंने कौन सा ले लिया, ग्रीन फिर से ले लिया, ब्लू लेना था। तो ये जो थोड़ा अमाउंट हमारा CH3 का, ये इथेन का बना है ना बेटा, इसी से हमें ये मालूम पड़ा है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। यहाँ पर कोई भी पोलर मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं हो सकती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। देखो उसके लिए क्या, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो, पहले Cl का बॉन्ड टूटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हाफ एरो दिखाते हैं, ये जो एरो दिखाते हैं ना इसका हाफ एरो का मतलब होता है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले क्लोरीन पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन पर चला जाएगा, तो फ्री रेडिकल बनते हैं हमेशा होमोलिटिक फिशन से, ठीक है। फिर ये CH3CH, मतलब ये क्या है, हमारा मीथेन है। यहाँ पर जो है ये मैंने इसको ऐसे CH4 ना लिखकर CH3H लिख दिया है, तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड कैसे टूटा हुआ होगा, बीच वाला बॉन्ड ये भी फ्री रेडिकल की तरह ही टूटेगा, यानी H डॉट अलग होगा और CH3 डॉट अलग होगा। तो जो यहाँ से H डॉट होगा वो इस Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना लेगा और CH3 डॉट हमें एज इट इज मिल जाएगा। फिर ये CH3 डॉट क्या करता है, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पर फिर से अटैक करेगा और यहाँ पर फिर से ये होमोलिटिक फिशन होगा, यानी Cl डॉट निकलेगा और दूसरा भी Cl डॉट निकलेगा। तो जो Cl डॉट यहाँ एक निकला वो तो इस CH3 डॉट के साथ कंबाइन करके CH3Cl बना लिया और एक Cl डॉट हमारे पास एज इट इज बचेगा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को टर्मिनेट भी कराना पड़ता है। भाई ये रिएक्शन अगर हम कराते चले जाएंगे तो हमारे पास तो बहुत सारे फ्री रेडिकल इकट्ठे हो जाएंगे, तो रिएक्शन को टर्मिनेट कराना पड़ता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन को। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन सबको हम आपस में कंबाइन करा लेते हैं। तो जब फ्री रेडिकल ही नहीं बचेंगे तो हमारे पास क्या है, रिएक्शन जो है हमारी खत्म हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये एक फ्री रेडिकल ये है और एक फ्री रेडिकल ये है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये फ्री रेडिकल को CS मिथाइल फ्री रेडिकल को दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करके इथेन बन सकती है। एक फ्री रेडिकल ने इस वाले फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके मिथाइल क्लोराइड बना लिया और ये एक फ्री रेडिकल, ये सारी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर, तो ये Cl2 बन गया। तो सारे फ्री रेडिकल्स जो है खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमें मिला ही मिला, ठीक है, और ये साथ साथ हमें ये थोड़ा सा अमाउंट हमें मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ हमें यहाँ पर इसका भी मिल गया, इथेन का भी मिल गया। तो इथेन हमारी सिर्फ फ्री रेडिकल से ही पॉसिबल थी। देखो अगर मैं ये Cl और Cl का पैकेज में होमोलिटिक फिशन करा देती तो हमारा एक Cl पे पॉजिटिव और दूसरे Cl पे नेगेटिव जाता, ठीक है। फिर हमारा क्या करते हम, CH3H का जो बॉन्ड टूटता, भाई वो भी इसी तरह से टूटता। तो हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारा ये बॉन्ड टूटता, CH3 पर नेगेटिव चार्ज आता और H पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है। इससे भी हमारी रिएक्शन तो पॉसिबल है। देखो ये CH3 नेगेटिव इस Cl पॉजिटिव से अटैक रिएक्शन करके CH3Cl बना लेता, ठीक है, और ये H प्लस इस वाले Cl माइनस से रिएक्ट करके HCl बना लेता, ये तो बन जाता। लेकिन इस रिएक्शन में कहीं पर भी वो इथेन ना बन पाती जो हमारी एक्चुअल में मिली। जब हमने ये रिएक्शन कराई तो हमने ये पाया कि मिथाइल क्लोराइड और HCl के साथ साथ हमें इथेन भी मिली। अब वो इथेन देखो इस वाले जो मैंने पोलर मैकेनिज्म बता दिया है, यानी जो हेटेरोलिटिक फिशन बताया है, वो फिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इथेन बनाना चाहें तो इथेन इस प्रोसेस में कैसे बनेगी, CH3 नेगेटिव को दूसरे CH3 नेगेटिव से कंबाइन तो कराना पड़ेगा, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज से कंबाइन करे, कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हमें मिथाइल मिला है तो वो मिथाइल कार्बन आयन जो है वो कभी भी दूसरे कार्बन आयन से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है इथेन बनने की, लेकिन एक्चुअल में तो इथेन बनी थी। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ पाया, जब हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। तो इसलिए हमने ये पता लगाया कि हमारी इस वाली मैकेनिज्म जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने आपको अभी समझाई, उससे ये पॉसिबिलिटी थी कि इथेन बन सकती है। तो वो इथेन हमारी, तभी हम बता पाए कि ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुई है। तो यहाँ तो हमने तीन एग्जाम्पल हमने देखे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में। ये हमारा पहला मेथड था। अब हम दूसरा मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब यहाँ पता लगाएंगे कि इंटरमीडिएट प्रेजेंट है या नहीं। तो जो इंटरमीडिएट प्रेजेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर उसको डिटरमिन करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में कुछ रिएक्शंस हुई तो इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट से फिर फाइनल प्रोडक्ट बना। पहले मेथड में तो हमने इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया था।
ठीक है। अब इस वाले मेथड में हम इस इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उस इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं और उनसे क्या हमारा प्रोडक्ट बन के आ सकता है, ठीक। तो मेनी रिएक्शंस आर प्रपोज्ड टू प्रोसीड्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सच एज, और वो इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, नाइट्रीन्स है, ये सब इंटरमीडिएट्स होंगे। तो their presence or absence is an essential information for proposing a fairly correct mechanism or for a reaction। तो किसी भी रिएक्शन की करेक्ट मैकेनिज्म बताने के लिए फेयरली करेक्ट बोला है, ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन हम वहां पर दिखा सकते हैं, तो वो एक मैकेनिज्म को हम प्रपोज कर सकते हैं उस इंटरमीडिएट की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर। दे में ऑफन बी डिटेक्टेड बाय फिजिकल मेथड्स ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन अगर वो बहुत कम टाइम के लिए इंटरमीडिएट्स बने। देखो इंटरमीडिएट अपने आप में काफी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। तो अगर वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है तो हम उनको फिजिकल मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिजिकल मेथड में हम जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर लेते हैं। एंड आइसोलेटेड इफ रीजनेबली स्टेबल, लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट काफी स्टेबल है तो हम उनको रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं, यानी रिएक्शन मिक्सचर से हम उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इंटरमीडिएट में बी ट्रैप्ड बाय केमिकल रिएक्शंस विद एन एडेड कंपाउंड एंड द कंपाउंड इज नोन एज ट्रैपिंग एजेंट। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उन इंटरमीडिएट को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने का मतलब हमने उनको फंसा लिया, ठीक है, कोई ट्रैपिंग रिएजेंट ले लिया, ट्रैपिंग एजेंट ले लिया और हमने उनको पकड़ लिया। जैसे हम मछली पकड़ते हैं ना और मछली के लिए ट्रैप डाल देते हैं, वो जाल डालते हैं, तो बस वही ट्रैपिंग एजेंट हमारा यहाँ पर भी है। कुछ जाल तो नहीं डालेंगे, कोई केमिकल कंपाउंड होता है, उसको हम ट्रैपिंग एजेंट यहाँ पर बोल देंगे। तो काफी सारे मेथड्स हम इसमें यूज करेंगे कि उनका डिटेक्शन कर सकते हैं, उनको आइसोलेट कर सकते हैं, उनको ट्रैप कर सकते हैं, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंटरमीडिएट को आइसोलेट करके हम कैसे पता लगाते हैं अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म का, यानी रिएक्शन मिक्सचर से हम उसे अलग कर रहे हैं। तो सम ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्रोसीड्स थ्रू इंटरमीडिएट्स ऑफ सफिशिएंट स्टेबिलिटी बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो कोई भी रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, और अगर वो इंटरमीडिएट्स सफिशिएंट स्टेबिलिटी के हैं, इतने स्टेबल हैं कि हम उनको रिएक्शन मिक्सचर से आराम से निकाल सकते हैं, कि वो फाइनल प्रोडक्ट में बदलने से पहले हम उनको इतने स्टेबल है कि हमने उनको निकाल लिया और फिर हम उसकी रिएक्शन करा के देखें। सच इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ऐसे इंटरमीडिएट्स को हम रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले निकाल लेते हैं बाहर। एंड व्हेन ट्रीटेड सेपरेटली अंडर सिमिलर कंडीशन, और फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं सिमिलर कंडीशन में जिसमें कि हम वो रिएक्शन कराने जा रहे थे, उन उन इंटरमीडिएट्स की एक उनको ट्रीट करेंगे सेपरेटली, अलग से। यानी ये हमारी रिएक्शन थी, हमने क्या करा, इंटरमीडिएट को बाहर निकाल लिया और इस इंटरमीडिएट को वही रिएक्शन कंडीशन दी जो हम इस रिएक्शन को दे रहे थे, और फिर हमने जब इसको ट्रीट किया तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलता है जो हमें यहाँ पर मिलने जा रहा था, ठीक है। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट इसमें बना है। तो जब वो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बना है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म जरूर यूज हुई होगी जिसके थ्रू वो इंटरमीडिएट बना है। तो यहां से हमें हेल्प मिल जाती है, उस इंटरमीडिएट का पता लगा सकते हैं और मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द मैकेनिज्म ऑफ कंसर्न्ड रिएक्शन। तो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें उस इंटरमीडिएट की हेल्प से पता लग पाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, अगर हम एमाइड को प्राइमरी एमीन में चेंज करें तो हम NaOH और Br2 की रिएक्शन, आपने बहुत फेमस रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, काफी बार नाम सुना होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो हमारी रिएक्शन थी ये वाली, एमाइड है, ब्रोमीन ले लिया, NaOH ले लिया, तो प्राइमरी एमीन बनी। इसमें 1 कार्बन लेस हमारी प्राइमरी एमीन बनी है। देखो यहाँ पर एक R है, जाहिर सी बात है एल्काइल ग्रुप है, कोई ना कोई कार्बन जरूर रहा होगा, और एक CO में यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर आपको 2 कार्बन तो दिखेंगे ही दिखेंगे मिनिमम, यहाँ पर सिर्फ R है, कोई C नहीं है, तो एक कार्बन कम यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनती है। तो एमाइड एमीन में चेंज करना हो तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करते हैं, और साइड प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं NaBr, Na2CO3 और साथ में वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर आप चेंज देखो एमाइड से एमीन बनने में क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये CO ग्रुप जो है अलग हो गया, RNH2 बचा, तो यहाँ पर भी तो RNH2 है ना, तो सिर्फ CO ग्रुप का लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो लॉस ऑफ CO ग्रुप फ्रॉम द एमाइड कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय आइसोलेटिंग स्टेबल एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। और ये हमें पता, मतलब इसमें ना एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ना काफी स्टेबल होता है, इस एल्काइल आइसोसाइनेट को हम इस रिएक्शन मिक्सचर से निकाल सकते हैं।
तो दिस आइसोसाइनेट व्हेन इंडिपेंडेंटली हाइड्रोलाइज्ड बाय NaOH, तो जब हमने इस आइसोसाइनेट को बाहर निकाला और इसको हमने हाइड्रोलाइज किया बाय NaOH, तो इसने भी क्या करा, गिव्स द प्राइमरी एमीन, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, इसने भी वही हमारा प्रोडक्ट दिए जो हमारे हमारे मेन रिएक्शन से हमें मिल रहे थे। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि हमने एक रिएक्शन कराई, उसके प्रोडक्ट देखे क्या क्या बने, तो फिर और उस रिएक्शन में बीच में जो इंटरमीडिएट बना वो क्योंकि स्टेबल था तो हमने उसको बाहर निकाल लिया, और उस रिएक्शन उसको भी हमने सेम ट्रीटमेंट दिया जो हम रिएक्शन में करा रहे थे, ठीक है, और उससे भी हमें वही सेम प्रोडक्ट मिले। तो इससे क्या मिला, इस ऑब्जर्वेशन से हमने उस मैकेनिज्म का पता लगाया कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। वो मैकेनिज्म अब आपके सामने है, वो मैं बताने जा रही हूँ कि क्या होता है इसमें। तो देखो इसमें हुआ क्या होगा, ये हमारा एमाइड है, ये हमने ब्रोमीन लिया और NaOH के साथ बेस भी है हमारा रिएक्शन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं NaOH हमारे 4 NaOH है, तो हमने इसमें पहला NaOH यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। NaOH आपको पता है ये बेस है, और बेस का क्या काम होता है ये बात मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। जब भी आपको रिएक्शन में बेस दिखाई दिए और आपके रिएक्टेंट में कहीं एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो बेस सबसे पहले क्या करेगा, उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। हाइड्रोजन एसिडिक वो जो बहुत इजीली निकल जाए, और हाइड्रोजन निकलने यानी प्रोटॉन निकलने के बाद, यहाँ हाइड्रोजन से मतलब मेरा H+ से है, ठीक है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन निकलने के बाद अगर हमारा जो कार्ब एनायन बने वो हमारा स्टेबल बनना चाहिए बस, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि H+ जो है हमारा वो एसिडिक है। देखो अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच्ड है ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन काफी एसिडिक होती है, वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये H जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा R, ये C डबल बॉन्ड O, ये N, और यहाँ पर एक H, और ये मैंने NH2 को ऐसे लिख दिया, ठीक। अब H+ कैसे निकलेगा, यहाँ से H+ निकालना है बेस, क्योंकि बेस तो है NaOH, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो वो भाई इस तरह से दिखा सकते हैं हम इसको। तो यहाँ ये मैंने एरो फिर से घुमा दिया, इस एरो से हमें क्या मालूम, क्या पता चला, ये C डबल बॉन्ड O N के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एरो मैंने N की तरफ घुमाया है, से दूर हो गया है, और H हमारा हो गया पॉजिटिव की तरह, और इससे एक H हमारा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन बन गई, तो ये हमारा एक एनायन बन गया, नेगेटिव चार्ज आया ना तो एनायन बन गया, और ये एनायन हमारा स्टेबल भी बना है। एक तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो काफी स्टेबल होता ही है। दूसरा ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर डीलोकेलाइज भी हो रहा है, देखो कैसे, इसको मैंने अगर यहाँ घुमा दूं तो फिर ये एरो को मैं यहाँ घुमा सकती हूँ, तो इससे हमारे पास क्या एक इसका रेजोनेटिंग फॉर्म आ जाएगी, ये R, ये C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये N और ये H, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म आ गई, यानी ये हमारा एनायन जो है स्टेबल बन गया है। इसलिए हम कह रहे हैं जो यहां से जो ये H+ निकल रही है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन जो निकल रही है वो वाकई में एसिडिक है। एसिडिक मतलब जो इजीली निकल जाए, और निकलने के बाद जो हमारा एनायन बने वो काफी स्टेबल होना चाहिए, और जो वो नेगेटिव चार्ज है अगर वो डीलोकेलाइज हो रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन हमारी एसिडिक थी। तो ये H+ जब निकल गया यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा, RCONH बचेगा, और RCONH पर हमारा क्या था, नेगेटिव चार्ज था। देखो हमने ये वाला कंडीशन से, इसी को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फिर से एक बार, कि हमारे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और एक NH, बस H ही तो रह गया, और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और यहां से आया Br2, H+ तो निकल चुका है, और Br2 कैसे आया होगा, अब भाई ये नेगेटिव चार्ज है और हमने यहाँ प्रोडक्ट में दिखा रखा है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ Br, तो जाहिर सी बात है ये Br2 कैसे टूटा हुआ होगा, इसमें हुआ होगा हेटेरोडेटिक फिशन, यानी एक Br पर पॉजिटिव और दूसरे Br पर नेगेटिव, और इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन से ये पॉजिटिव वाला Br जो है जाकर जुड़ गया होगा, और ये जुड़ा यहाँ पर हमने यहाँ दिखा दिया आपको RCONH Br। तो ये इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म हम पता लगा पाए, क्योंकि हमारा ये जो N ब्रोम एमाइड हुआ ये भी बना है वहां पर, तो ये कैसे बना, वो इसी तरह से बना हुआ है। तो धीरे धीरे हम मैकेनिज्म पे आ रहे हैं कि हमारी एमीन कैसे बनी है। तो पहले हम इसके लिए बहुत सारी मैकेनिज्म प्रपोज हुई होंगी, लेकिन ये वाली मैकेनिज्म हमारे सारे जो फैक्ट्स हैं उनको क्लियर कर दे रही है, तो इसलिए हमने इसको अपनाया कि भाई यही वाली मैकेनिज्म वहां पर हुई होगी। तो देखो बेटा एक्चुअल में तो किसी को नहीं पता होता कि क्या बन रहा है, लेकिन जब हम मैकेनिज्म के थ्रू हम वही प्रोडक्ट बना पा रहे हैं तो हम उस मैकेनिज्म को सही मान लेते हैं, और उसके काफी सारे एविडेंसेस भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। जो ये H+ निकला है उसने क्या करा होगा, ये OH के साथ मिलकर, ये Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो H+ और OH ने तो H2O बना लिया होगा, और Na+ और एक ये Br नेगेटिव भी तो बचा है, तो Na+ और Br नेगेटिव ने ये NaBr यहाँ पर बना लिया होगा, तो ये NaBr और H2O यहाँ से अलग हुआ है, ठीक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, अभी हमारे पास NaOH
तीन और बचे हैं। एक तो हमने पहले स्टेप में यूज कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दूसरा NaOH हम यूज कर रहे हैं। अब भाई NaOH तो फिर से बेस है और नाइट्रोजन से फिर वही हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, अभी भी एक हाइड्रोजन है हमारे पास, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन फिर से निकल सकती है, बिल्कुल वैसे ही निकलेगी जैसे मैंने आपको पहले समझाया, एरो से मैंने दिखा भी रखा है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा, एरो घुमा दिया ना यहाँ पर, यहाँ से जो H प्लस निकली उसने इस OH के साथ रिएक्शन किया और ये H2O यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर अभी हमारा Na प्लस जो है वो बना हुआ है। ठीक है, Na प्लस हमारा बचा हुआ है। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे क्या हुआ है उसका। तो फिलहाल OH को तो हमने बता दिया कि ये H2O से बन गया। ये वाला इंटरमीडिएट जो भी हमारा बना था एनायन, ये वाला ये हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ से क्या होगा, N पे नेगेटिव चार्ज है और ये ब्रोमाइड, क्योंकि हमारा Na प्लस बचा हुआ है ना, तो उसको तो Br भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ऊपर दिखा चुके हैं कि हमारे 2 NaBr हैं, तो एक NaBr तो हमने पहले निकाल दिया, तो दूसरा NaBr भी तो निकलेगा। तो वो इस तरह से निकला कि हमने ये यहाँ इस तरह से Br नेगेटिव। अब ये जब एरो यहाँ घुमाया तो Br पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं बचेगा और हमारे पास ये हमारा एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट आ जाएगा, नाइट्रीन। ठीक है, और जो ये Br नेगेटिव निकला है, ये इस वाले Na पॉजिटिव से रिएक्ट करके हमारे NaBr बना लेगा। तो ये जो दो NaBr थे वो हमारे बन चुके हैं। ठीक, अब ये जो नाइट्रीन है ये क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट में चेंज होगा। अब ये अनस्टेबल क्यों है, वो अनस्टेबल बेटा इसलिए है कि अगर आप नाइट्रोजन पर देखें, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं, तो दो तो लोन पेयर है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और दो ये इस बॉन्ड में भी है, यानी नाइट्रोजन के पास कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है उसे 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि और चाहिए, क्योंकि हर एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। भाई हर एटम ये चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही हो। ठीक है, अब इसके पास खाली 6 हैं, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये काफी अनस्टेबल हमारा जो है इंटरमीडिएट है। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में देखो, तो ये अनस्टेबल स्टेबल में कैसे चेंज होगा, तो अनस्टेबल को स्टेबल में चेंज करने का क्या तरीका है, वहां पर हम कोई रीअरेंजमेंट कराएंगे, और वो रीअरेंजमेंट हमने क्या कराया, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां शिफ्ट करा दूं तो क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया, देखो इसको मैं थोड़ा, ये तो सब एक साथ दिखा रखा है, मैं आपको थोड़ा पूरा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आए ये डबल बॉन्ड। तो मैं इसको अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं, और क्योंकि मैंने एरो को इस तरह से घुमाया है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन के पास दिखा दिया, तो नाइट्रोजन के पास तो कमी हो गई, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज, और आप देख रहे हैं ये कार्बन के 5 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 ये 2 ये 3 4 5, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन के होते ही नहीं, तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन के 5 बॉन्ड बने, तुरंत से ये R जो है इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, यानी R नेगेटिव की तरह से शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब जब नेगेटिव की तरह से शिफ्ट करेगा तो R नेगेटिव इस तरह से निकला है ये, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने जो ये R दिखाया है, देखो फिर से देख लो एक बार, ये R था, ये C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर नाइट्रोजन था, ये ऐसे, और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दिखाया था, तो अब ये बॉन्ड कैसे टूटा होगा, यहाँ पर ऐसे, और इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही है। ठीक है, और चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमने जैसे यहाँ निकाल दिया, तो अब क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट जाएगा, मैंने इसको ऐसे दिखाया, तो यहाँ पर R नेगेटिव हो गया और इस कार्बन पर आ जाएगा हमारा, क्योंकि इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तभी के तभी ये नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो चाहे तो आप पहले R तोड़ तोड़ के समझ लीजिए, फिर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, और चाहे आप ये दोनों चीजें बेटा एक साथ होती हैं कि जिस समय ये R यहां से निकलेगा उसी समय नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। ठीक है, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है और R का नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास स्पीशीज, और ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा अब इसका, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हुआ, ये नेगेटिव चार्ज भी खत्म हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्पीशीज बन के आई, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और वही हमने यहाँ पर बना भी रखा है। ठीक है, तो ये एक रीअरेंजमेंट हुआ है कि जिस समय ये, आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, पहले R टूटा, नाइट्रोजन ने बाद में दिए, या नाइट्रोजन ने पहले दिए बाद में R टूटा, एक ही बात है, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। अगर
इसको हम मैं फिर से एक बार इरेज कर देती हूँ। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये एल्काइल आइसोसाइनेट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अनस्टेबल से ये स्टेबल इंटरमीडिएट कैसे बना होगा। ठीक है, हमने क्या करा, क्योंकि ये स्टेबल है इंटरमीडिएट, इसको हम रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, तो हमने रिएक्शन मिक्सचर से अलग किया और फिर से हमने इसको हाइड्रोलाइज करा दिया। ठीक है, और जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, मेरा कहाँ चला, ये रहा। तो हाइड्रोलिसिस में हमने H2O यूज किया। अब देखो यहाँ पर क्या, ये वाली जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे बन के आया होगा। यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने क्या करा, इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा दिया। जब हमने इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराया और ये जो लोन पेयर है इसने इस कार्बन पर अटैक कर दिया। क्यों क्यों करा होगा, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो भाई ये बॉन्ड तो यहाँ से हट जाएगा और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भाई हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पर आर, ये N, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये वाटर जोड़ दिया और ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। और ठीक इसी समय क्या होगा, देखो ये जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ बन के आया है, यहाँ वो कैसे बना है, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो भाई वो तो खत्म करेगा ही करेगा। कैसे करेगा, ये H जो है यहाँ से निकलेगा, इस तरह से यहाँ से H प्लस निकलेगा। ठीक है, और उसी समय क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वो तो हमने यहाँ बना ही दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड मैंने इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर दिया, तो अब इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला H प्लस जो हमारे वाटर से निकला था वो आपस में जुड़ सकते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर NH यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शन इस तरह से हुई है। तो इसको देखो बेटा, फिर से एक बार आप समझ लो। देखो हमने क्या करा था, ये RN डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन पे नेगेटिव था। ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे पास ये सिचुएशन आ गई थी जब हमारे पास H प्लस निकल के आया, यहाँ ओ वाटर था ना, वाटर से ये निकल के आया, H प्लस निकल के आया। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर H प्लस है और ये O नेगेटिव है, तो भाई ये बॉन्ड यहाँ क्यों मूव करा और फिर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों गया, ये ऑक्सीजन से भी तो जुड़ सकता था। तो भाई चलो हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने ये H जोड़ दिया। ठीक, तो देखो इस कार्बन से हमारे दो OH जुड़े हुए हैं और कार्बन से कभी भी दो OH नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वो बल्की ग्रुप होते हैं, कार्बन उनको संभाल ही नहीं पाएगा, और जब कार्बन नहीं संभाल पाता तो क्या होता है, वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अगर मैं यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकाल दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड हो, यानी हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट जो हमने निकाला था ना वैसा का वैसा ही बन जाएगा, रिएक्शन तो बढ़ेगी नहीं आगे। तो इसीलिए हमने ये जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया था ना, ये बॉन्ड हटाकर इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट कराया और फिर इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट कराया। ठीक है, इसलिए ये हमारा ये प्रोडक्ट जो, इसलिए जो ये H जो हमारा निकला है, ये वाला H वो नाइट्रोजन से जाकर अटैच हुआ है, वो ऑक्सीजन से अटैच नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वो कैसे निकल सकती है कि ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ से ये H प्लस की तरह निकलेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये नाइट्रोजन के ऊपर गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर जब गया तो देखो हम इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसका पॉजिटिव चार्ज तो दूर हो गया क्योंकि हमने क्या करा, इस H को निकाला है यहाँ से। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इस ऑक्सीजन बॉन्ड को यहाँ से खत्म किया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो। तो ये पॉजिटिव, कार्बन का पॉजिटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव, दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ से ये CO2 जो है वो अलग हो जाएगी और ये बॉन्ड तो यहाँ टूट ही चुका है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये वाला H प्लस है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये RNH2 बना लेंगे और CO2 बना लेंगे। ठीक, तो हमारा RNH2 भी बन गया, हमने दो NaBr पहले निकाले थे वो बन गए। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर दो H2 और Na2CO3 कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ दो NaOH यूज किए हैं, एक यहाँ पर NaOH यूज किया है और एक NaOH यहाँ पर यूज किया है, तो दो NaOH और बचे हुए हैं। तो ये जो CO2 बनी हमारी, ये NaOH से रिएक्ट की होगी और इसने Na2CO3 और H2O बना लिए होंगे, तो Na2CO3 भी यूज हो गया। और दो H2O कैसे, देखो एक H2O तो हमारा यहाँ निकला, दूसरा H2O हमारा यहाँ निकला
और तीसरा H2O हमारा यहाँ निकला। तो आप सोचेंगे कि हाँ तो 3 H2O निकले, लेकिन बेटा एक H2O हमने यहाँ पर यूज भी तो कर लिया, तो हमारे कुल मिलाकर 2 ही H2O यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में हेल्प हुई जब हमें ये यहाँ पर स्टेबल इंटरमीडिएट बना, जिसको हमने अलग निकाला और फिर जो उसकी रिएक्शन करा के देखी तो हमें सेम प्रोडक्ट मिला जो हमारी रिएक्शन से हमें मिल रहा था। तो इससे ये भी कंफर्म हुआ कि यही हमारा मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म के थ्रू ये बन सकता है, और कोई मैकेनिज्म यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। ठीक, तो दूसरा तरीका क्या, एक तो था हमने इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर लिया, दूसरे तरीके में हम डिटेक्ट करेंगे, यानी इंटरमीडिएट का हम पता लगाएंगे कि कौन सा इंटरमीडिएट, भाई अगर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए बन रहा है, तो सिर्फ हमें उसका पता लगाना पड़ेगा कि हाँ वो बन रहा है कि नहीं। तो इफ द इंटरमीडिएट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, यानी अगर वो बहुत कम टाइम के लिए बन रहा है तो हम उसे आइसोलेट तो नहीं कर सकते हैं, तो देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक सच एज IR, NMR और अदर स्पेक्ट्रा। फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में नाइट्रोनियम आयन होते हैं, उसको हम रमन स्पेक्ट्रा की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक, फिर उसके अलावा और भी हमारी टेक्निक्स है, ESR है या CIDNP है, उससे हम फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पता लगा सकते हैं, और फ्री रेडिकल को हम आइसोमराइजेशन से भी पता लगा सकते हैं अगर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज नहीं करना है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड को हम रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। कि अगर हमने सिस लिया, जैसे इसमें हम क्या ले रहे हैं, इंटरमीडिएट क्या करते हैं, जैसे फ्री रेडिकल का अगर हमें पता लगाना है तो वन पॉसिबल रिजल्ट इज सिस ट्रांस कन्वर्जन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सिस स्टिल्बीन लिया हुआ है, तो सिस स्टिल्बीन ट्रांस आइसोमर में कैसे चेंज होगी, एक रेडिकल के थ्रू चेंज होगी। तो अगर हमें फ्री रेडिकल का पता लगाना है, आइसोमराइजेशन मेथड में हम एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये सिस कंपाउंड है, ठीक है, दोनों सिमिलर ग्रुप्स, सब डबल बॉन्ड के सेम साइड है, और ये हमारा ट्रांस है। तो सिस से ट्रांस में कन्वर्जन एक फ्री रेडिकल ही कर सकता है। देखो कैसे हुआ है, यहाँ पर कन्वर्जन, यहाँ पर ये है हमारा एक फ्री रेडिकल। ठीक, तो यहाँ पर बॉन्ड भी होमोलिटिक फिशन हुआ होगा। ठीक है, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और ये RS पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में कंबाइन करें तो यहाँ पर ये बन गया। ठीक, अब फिर से क्या होगा, इस कार्बन का तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गया, लेकिन अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो होती है रोटेशन पॉसिबल होती है, ये रोटेट हो जाएगा, और जब ये रोटेट हो जाएगा तो pH तो हमारा नीचे आ जाएगा और H हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक, और फिर क्या होगा, फाइनली कंपाउंड में ये एक रोटेशन होगी, रोटेशन के बाद फिर से ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो इस पर भी एक फ्री रेडिकल है, और ये वाला RS डॉट जो हमने लिया था वो तो एज इट इज बाहर निकल गया, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिस स्टिल्बीन जो है वो ट्रांस स्टिल्बीन में चेंज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिएक्शन चल रही है और अगर हमें ये पता लगाना है कि वहां पर फ्री रेडिकल बना है कि नहीं, तो हम ये सिस स्टिल्बीन वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो सिस से अगर हमें ट्रांस मिल गई तो इसका मतलब वहां फ्री रेडिकल बना हुआ होगा, तो फिर हम अपनी मैकेनिज्म बता सकते हैं वहां पर। और यहाँ पर ट्रांस आइसोमर क्योंकि मोर स्टेबल है, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, ट्रांस आइसोमर हमारा ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सिस, इसलिए हमें ट्रांस दिखता है वहां पर। तो रिएक्शन डज नॉट गो टू द अदर वे एंड द डिटेक्शन ऑफ द आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट इज एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेडिकल। तो इसीलिए ट्रांस ही बनेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वो दिखेगा भी। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई फ्री रेडिकल बन ही रहा है। फिर तीसरा मेथड हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रैपिंग ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट को ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा डाल देंगे जो उन रिएक्शन जो उन जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको पकड़ सके, यानी उनके साथ रिएक्ट कर सके, आप ये समझ लीजिए। तो समटाइम्स एन इंटरमीडिएट में बी डिटेक्टेड बाय एडिंग टू द रिएक्शन अ ट्रैपिंग रिएजेंट, हम कोई ट्रैपिंग रिएजेंट डाल देते हैं, और ट्रैपिंग रिएजेंट इज एडेड सो दैट इट विल कंबाइन विद द इंटरमीडिएट टू फॉर्म द प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर अदरवाइज। और हम ट्रैपिंग रिएजेंट उसमें ऐसे डालते हैं ताकि वो उस इंटरमीडिएट से रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट दे हमें जो हमें किसी और मेथड से मिल ही नहीं सकता हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम ट्रैपिंग ऑफ कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ठीक है, तो इसको ट्रैप करने के लिए हमें कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज चाहिए होगी, इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर यूज करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉमनली यूज टू ट्रैप कार्बोकैटायंस, और इसका हम डायरेक्ट एविडेंस, हम यहाँ ये रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है हमारी ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो ये हमने अगर रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल्स की प्रेजेंस में कराएं तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो क्या हुआ होगा, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो बिया एक
पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहां जुड़ेगा और दूसरा Br यहां जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या आता है यहाँ पर, इंटरमीडिएट, इसको बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट करा दिया, ठीक है। जब हमने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराया तो Br भी कैसे टूटा हुआ होगा, एक Br पॉजिटिव चार्ज और एक Br नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड हमने यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन से हमारी ये पॉजिटिव चार्ज Br जुड़ गया होगा, तो इसलिए हमने यहाँ CH2Br दिखा दिया, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो हमारा एज इट इज दिखा दिया, यानी कार्बोकेटायन बना है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स में कार्बोकेटायंस हमारे इंटरमीडिएट्स बनते भी हैं, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायंस को हमें ट्रैप कर सकते हैं, ठीक। ये प्रोडक्ट तो हमारा बनना ही है, ये वाला Pr माइनस, जिसमें हम बाकी सब न्यूक्लियोफाइल्स भी लगा सकते हैं इसमें। ये जो बाकी न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये भी जाकर यहीं जुड़ रहे हैं, इसी पोजीशन पर जुड़ रहे हैं, तो इससे हमारा ये भी क्लियर हो रहा है कि हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही इसमें बन पा रहा होगा, मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन। प्राइमरी भी बनता है लेकिन प्राइमरी को हम नहीं देख रहे हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका पता हम कैसे लगा पा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है वो बन ही रहा है, सेकंड इसी वाले कार्बन पर हमारा Br जाकर जुड़ा। उसके अलावा भी अगर हम और कोई न्यूक्लियोफाइल भी यूज करें तो इसी वाले कार्बन पर जाकर रिएक्शन हो रही है, इससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि हाँ इसमें कार्बोकेटायन बन पा रहे हैं, ठीक है। या अगर हमें फ्री रेडिकल को ट्रैप करना हो, फ्री रेडिकल को ट्रैप करने के लिए हम नाइट्रोसो कंपाउंड यूज करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोसो कंपाउंड क्या करते हैं, इस फ्री रेडिकल को पकड़ लेते हैं, यानी एक कंपाउंड ये बना दिया हमने, दूसरा कंपाउंड कैसे बन रहा है ये देखो, R-N डबल बॉन्ड O है, ये कैसे टूटा होगा, ये इस तरह से टूटा हुआ होगा। इसमें हमें क्या मिलेगा, R-N पे एक डॉट आएगा, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे एक डॉट आएगा, और ये R डॉट तो है, ये R डॉट इस N डॉट से रिएक्ट करेगा और ये NR, तो इसलिए हमारे पास ये वाली रिएक्शन हमने यहाँ दिखा दी कि ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब ये नाइट्रोक्साइड्स जो बना है इसी से हमें कंफर्म हो रहा है कि हमारा जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पर बना हुआ होगा, तभी तो ये नाइट्रोक्साइड्स फ्री रेडिकल के बना पा रहा होगा। देखो जैसे ये टोलुइन का अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था, टोलुइन का हमने क्लोरीनेशन कराया था तो रिएक्शन सिर्फ CH3 पर जाकर हो रही थी, यानी हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा था। अब ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा था, कैसे बन रहा था, तो ये हमने पता कैसे लगाया कि हमने इसमें ये RNO यानी जो हमने ये बना दिए हैं, जो नाइट्रोसो कंपाउंड थे वो हमने उस रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया, और जब नाइट्रोसो कंपाउंड डाला तो हमारे पास ये बना, ये फर्स्ट वाला भी बना, ये सेकंड तो प्रोडक्ट बना ही बना, ये भी बना, और ये हमारा बना, ये हमें यही बात बता रहा है कि जो हमारे पास ये CH6H5CH3 को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पर ये इस तरह से रिएक्शन हुई होगी कि यहाँ पर C6H5CH2 डॉट बना होगा, तभी तो इसने RNO से रिएक्ट किया होगा। ये जो RNO हमने ले रखा है, ये RNO ऐसे ही तो है, ये यहाँ पर डॉट है और ऑक्सीजन पे डॉट है, और ये दोनों डॉट और ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है, ये जो हमारे पास बन के आया ना स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का, यानी फर्स्ट वाला जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें ये कंफर्म कर रहा है कि हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये वाला कार्बोकेटायन बना ही बना होगा, कार्बोकेटायन कह रही हूं मैं, फ्री रेडिकल बना ही बना होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल ना बनता तो फिर हमारा ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट भी ना बनता। तो इससे हमें फ्री रेडिकल को ट्रैप करने में आसानी हुई कि भाई इस फ्री रेडिकल को बाहर तो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल तो है नहीं, लेकिन ट्रैपिंग रिएजेंट हम डाल सकते हैं, तो वही हमने नाइट्रोसो कंपाउंड इसमें डाला और उसने हमें ये नाइट्रोक्साइड जो दे दिया है। इसी से हम इसको हम ये लिख रखा है ना, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोक्साइड्स कंफर्म द फॉर्मेशन ऑफ आर फ्री रेडिकल इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसी को हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, तो इससे हमें ये मालूम पड़ पा रहा है कि यहाँ पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पर पॉसिबल है। फिर ट्रैपिंग ऑफ कार्बीन्स है, कार्बीन्स हमारी क्या होती है, कार्बीन्स होती है ये, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पर हम ट्रैपिंग रिएजेंट क्या यूज करते हैं इसके लिए, एल्कीन्स। तो देखो इसकी जो रिएक्शन, रिमर-टिमैन रिएक्शन आप लोगों ने सुनी होगी, CHCl3 अल्कोहलिक KOH, और ये हमने फिनॉल ले रखा है, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये बन के सैलिसिल एल्डिहाइड बन के आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कैसे बना है, वो रिमर-टिमैन रिएक्शन होती है, तो उसमें ना इन सबकी रिएक्शन से हमारे पास ये कार्बीन बनती है, ठीक। कार्बीन हमारी एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर बॉन्ड से या तो H जोड़ दीजिए या कोई R जोड़ दीजिए, यहाँ पर Cl2 जुड़ा हुआ है। तो देखो ये CCl2 भी हमारी ये डाइक्लोरोकार्बीन है, इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो अगर हमें इसे ट्रैप करना है तो इसी रिएक्शन मिक्सचर में हम कोई एल्कीन डाल दें, ये हमने साइक्लोहेक्सीन डाल दी। तो साइक्लोहेक्सीन क्या करेगी, साइक्लोहेक्सीन इससे रिएक्ट करेगी कैसे,
कि देखो ये जो डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिखा रखा है, ये डबल बॉन्ड भी इस तरह से टूटेगा फ्री रेडिकल की तरह, यानी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और CCl2 हमारी कैसी है, उस पर भी ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस तरह से ये बन के आया। तो ये CCl2, ये देख रहे हैं आप। तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि इसमें CCl2 बनी ही थी। और वो CCl2 बनती कैसे है, देखो CHCl3 है हमारा, ये H है, ये Cl है, यहाँ पर Cl है और ये Cl है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें KOH ले रखा है, वो क्या करेगा, वो बेस है, वो यहाँ से एक H प्लस को निकाल लेगा। तो वो H प्लस कैसे निकला होगा, इस तरह से निकला होगा, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा और इससे हमारे 3 Cl तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये Cl भी यहाँ से निकल गई है। तो जब ये Cl भी यहाँ से निकल जाएगी, Cl माइनस की तरह निकलेगा, तो जब Cl माइनस की तरह निकलेगा तो हमारे पास CCl2 यही बचेगा। तो ये हमारी डाइक्लोरोकार्बीन, और इसका हम पता कैसे लगाते हैं, साइक्लोहेक्सीन हम इस रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन के आया, और जब ये प्रोडक्ट बन के आ गया, इसी से हमें मालूम पड़ा कि इसमें कार्बीन प्रेजेंट थी। अब आती है नाइट्रीन। नाइट्रीन का अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा होता है बेंजीन। बेंजीन क्या करती है, इसके साथ नाइट्रीन के साथ रिएक्ट करती है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी आपको कार्बीन के बारे में बताया। देखो यहाँ पर बेंजीन को मैं अगर मैं ऐसे बना दूं, ये बॉन्ड में यहाँ देखो, इस ना बॉन्ड गड़बड़ करती है मैंने, इसको यहाँ बनाना चाहिए था, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये वाले, ये नहीं है, ये मत करना, तो फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने ये वाले बॉन्ड को तोड़ा, हाफ बॉन्ड दिखाते, तो भाई ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर ये और ये रहा, और एन पर भी ऐसे ही है, ये यहाँ पर है और ये आर है, तो ये इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। तो ये वाली कंपाउंड हमारे पास बन के आया, ठीक। तो फिर उसके बाद हमने, इसके बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं ना, हमारे पास जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि या तो हमारे पास रिंग एक्सपैंड होती बनती है, या एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन भी बन जाती है। एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से मतलब हुआ NH2, एनिलीन क्या होती है, बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा हुआ, और NH2 में एक H की जगह अगर मैंने R जोड़ दिया है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन गई है। और ये हमारी बनता है यहाँ पर एजिपाइन बनता है, ठीक है। एजिपाइन भी यानी रिंग एक्सपैंड हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पर ये 7 मेंबर रिंग हो गई है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अगर हम ये बेंजीन उस रिएक्शन मिक्सचर में डाल दें जिसमें कि नाइट्रीन बन रही हो, तो वहां पर अगर हम डाल दें और हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास बन के आए, तो हमें मालूम पड़ता है कि वहां पर नाइट्रीन रही होगी। तो देखो कैसे बने होंगे ये प्रोडक्ट, देखो अगर हम इसमें H प्लस डाल दें तो H प्लस क्या करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस आपस में जुड़ सकता है, तो ये NHR बन गया यहाँ पर। फिर फाइनली क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड यानी H प्लस यहाँ से निकल गया, ठीक। जो H प्लस हमने स्टार्टिंग में लिया था वो H प्लस यहाँ पर वापस आ गया, ठीक। और ये बॉन्ड यहाँ फिक्स कर दिया। अच्छा, और ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ये एजिपाइन कैसे बना होगा, देखो ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो और ये बॉन्ड बीच में नहीं है और इन दोनों कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये 7 मेंबर रिंग हमारे पास बन के आती है नाइट्रीन के लिए, ठीक। और लास्ट है इसमें ट्रैपिंग ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन होती है बेंजीन रिंग के बाहर एक पाई बॉन्ड और बना दो, तो वहां पर ये रिएक्शन कैसे होती है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, डील सेल्डर रिएक्शन के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ठीक, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है। तो इस तरह से देखो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये यहाँ फ्यूरान के साथ दिखाते हैं हम इसको, बेंजाइन को जो पकड़ना हो ना अगर हमें, तो हम फ्यूरान यूज करते हैं, तो ये कंपाउंड जो बना रखा है फ्यूरान है। अब मैं इसको थोड़ा सीधा करके बना दूं तो आपको समझने में इजी रहेगा, ये ऐसे 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 है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है और इसके और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है यहां से टूट के यहाँ मूव कर रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां से हटके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है। तो देखो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो देखो, ये पूरी बेंजीन रिंग मैंने एज इट इज बना दी, यहाँ बन रखी है, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, जिससे ये कौन से कार्बन है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला बॉन्ड है वो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, और ये दोनों ही कार्बन
किससे जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो ये हमने यहाँ एक बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन बना दी और इससे ये जोड़ दिया, ठीक है। और फिर क्या बचा, इस कार्बन से ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, और क्योंकि हमने बॉन्ड यहाँ मूव करा रखा है तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वही है ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में ये बेंजाइन डाल दें और हमारे पास ये बन के आए, तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी रिएक्शन मिक्सचर में बेंजाइन प्रेजेंट है। कुछ ट्रैपिंग रिएजेंट हम वहां पर यूज भी कर लेते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है। तो बेटा इस ट्रैपिंग रिएजेंट जो भी हमने ये डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट बताया या डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट बनाया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे एग्जाम्पल देने हैं। आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट में तो मैंने एक ही एग्जाम्पल कराया है। डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट में आप खाली ऊपर की 3-4 लाइनें लिख के छोड़ सकते हो। और ट्रैपिंग ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट में सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की ट्रैपिंग बताने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक या दो की यहाँ पर ट्रैपिंग बता सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो ये तो मैंने खाली 2 मेथड यूज किए हुए हैं, बाकी के 3 मेथड में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।